First of all, hereditary spherocytosis. So हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस क्या है कि स्फीरोसाइटोसिस यूजुअली मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे जो एनीमियाज होते हैं उन एनीमियाज के अंदर भी स्फीरोसाइटोसिस हो सकती है, लेकिन इन द केस ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस ये एक टिपिकल टाइप ऑफ एनीमिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक जेनेटिकल एनीमिया है, और दूसरी चीज जो है इसको हम हीमोलिटिक एनीमिया में भी रखते हैं कि ये हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, और इसको हम एक्स्ट्रा वैस्कुलर एनीमिया में भी रखते हैं। अब होता क्या है, यूजुअली यू नो द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द आरबीसी, here we have the hemoglobin, here we have hemoglobin। आरबीसी के अंदर जो है उसकी सिंथेसिस और डिस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा था कि आरबीसीज की एक नॉर्मल वो अपनी उन्होंने शेप रीगेन करनी होती है। जब उन्होंने कहीं से गुजरना होता है तो वो अपनी ओवल शेप में भी आ सकते हैं, वो अपनी जो है वो स्क्वीज भी कर सकते हैं बाइकनकेव शेप होने की वजह से। किसकी वजह से? बाइकनकेव शेप होने की वजह से। और ये प्रॉपर्टी कि वो सिक्वीज करते हैं, सुकड़ते हैं, गुजरते हैं, फिर दोबारा नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, राउंड होते हैं, फिर दोबारा नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इनको मिलती है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम जो है एंक्रिन, स्पेक्ट्रिन, बैंड प्रोटीन्स 4.1 ये प्रोटीन्स का हमने नाम दिया था, ऐसे ही है। तो लाइक फॉर एग्जांपल हियर वी हैव वन प्रोटीन हियर लाइक दिस, ये वो प्रोटीन्स हैं। इनमें से एक को हम जो है फॉर एग्जांपल बैंड का नाम दे देते हैं, ओके। एक प्रोटीन हम क्या देते हैं कि ये वाली इसकी एंक्रिन है। ये कौन सी है? एंक्रिन है। और इसके नीचे जो है कुछ टिपिकल काइंड की जो है प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं इस तरीके से, इनको हम स्पेक्ट्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पेक्ट्रिन का नाम देते हैं। ये स्पेक्ट्रिन अल्फा स्पेक्ट्रिन होती है, बीटा स्पेक्ट्रिन होती है, हेलिकल फॉर्म के अंदर इस तरीके से करके ये पड़ी हुई होती है, अल्फा स्पेक्ट्रिन और बीटा स्पेक्ट्रिन। अब ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल को जब भी उन्होंने कहीं से गुजरना होता है, स्क्वीज करना होता है, या कहीं से उन्होंने अपनी शेप को चेंज करनी है, तो शेप चेंज करने के बाद वापस बाइकनकेव शेप दिलवाती है। ये वो वाली प्रोटीन्स है। इज दैट क्लियर? अब अगर किसी वजह से लेट्स सपोज किसी भी जेनेटिकली जो जिस वक्त आरबीसी सिंथेसाइज हो रहे होते हैं इन बोन मैरो, उनके न्यूक्लियस के इन प्रोटीन्स को बनाने वाले जीन्स में डिस्टर्बेंस आ गई, जो मैं दोबारा मेरी बात सुन लें कि आरबीसीज जो हैं वो बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, यू नो वेरी वेल, एंड बिफोर द लास्ट स्टेज ऑफ आरबीसी सिंथेसिस एरिथ्रोपोइसिस उस पर न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है, ऐसी है, जो आरबीसी को सारी चीजें दे रहा होता है। वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए के पास इन प्रोटीन्स की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, एनवायरमेंटल डिफेक्ट की वजह से वो जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए और वो जीन इनमें से किसी भी एक प्रोटीन को बनाना बंद कर दे, किसी भी एक प्रोटीन को बनाना, चाहे वो प्रोटीन हमारी जो है वो बैंड प्रोटीन हो, चाहे वो प्रोटीन हमारी एंक्रिन हो, चाहे वो प्रोटीन हमारी स्पेक्ट्रिन हो, क्या हो? स्पेक्ट्रिन हो। इनमें से कोई भी अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो इसका मतलब यह होगा कि ये सेल जब स्क्वीज करने की कोशिश करेगा या अपनी शेप चेंज करने की कोशिश करेगा तो उसके बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप बाइकनकेव शेप में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको वापस रीगेन नहीं करेगा, वापस रीगेन नहीं करेगा। आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? हां। अब ये होता कैसे है, ये सारी चीजें जो है कि जब ये प्रॉब्लम आ गई तो यही आरबीसीज जब स्प्लीन के पास जाते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करते हैं, तो ये अपनी उनके अंदर जो है उस वक्त वेजिकल्स और कुछ अपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं जिसकी वजह से ये अपनी शेप राउंड कर लेता है। क्या कर लेता है? और राउंड करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता, वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल
लेट्स सपोज दिस इज द स्प्लीन फॉर एग्जांपल। ओके, स्प्लीन के अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर जब ये आरबीसीज जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सप्लाई करते हैं और ये सारा काम करते हैं, तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि वो स्प्लीन की इन वेसल्स के अंदर यहां पर आके इन जगहों पे आके वो स्ट्रक हो जाते हैं। यहां पे आके वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रक हो जाते हैं। कैसे स्ट्रक होते हैं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चूंकि यहां पर ये आरबीसी क्या करता है, अपनी बाइकनकेव शेप की बजाय, कौन सी शेप की बजाय? राउंड शेप में आ जाता है। कौन सी शेप में आ जाता है? राउंड शेप में आ जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये वेसल है, वेसल के अंदर है ये सेल कहां पे है? वेसल के अंदर ही है। यहां पे ये राउंड शेप में आ गया, ये उसकी वो हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है। जब ये इस शेप में आता है तो इसकी जो है, इसको आके मैक्रोफेजेस जो होते हैं स्प्लीन के, वो आके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो आके इसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जी मैक्रोफेजेस हैं, ये मैक्रोफेज आया और इस मैक्रोफेज ने इसको ईट किया और अल्टीमेटली इस आरबीसी की क्या करवा दी उसने? क्या करवा दी? लाइसिस करवा दी। क्या करवा दी? एंड यू नो वेरी वेल कि जब इसकी लाइसिस होती है तो लाइसिस की वजह से इसके अंदर से क्या बाहर आती है? हीमोग्लोबिन। क्या बाहर आती है? ये हीमोग्लोबिन बाहर आ गई है। और हीमोग्लोबिन को बॉडी फिर क्या करती है? स्प्लीन क्या करती है? वो इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू बिलिरुबिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? ये बिलिरुबिन यहां से निकलेगी थ्रू ब्लड वेसल्स, थ्रू ब्लड। अगेन ये ब्लड वेसल है हमारे पास, ठीक है, ये ब्लड है और यहां पे हमारे पास जो है कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है? हमारा लिवर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? और इस लिवर के अंदर लेट्स सपोज ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। ये क्या है? अब यहां से ये बिलिरुबिन जो है, ये बिलिरुबिन है, लेट्स सपोज ये बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन का ये मॉलिक्यूल जब ये आरबीसी में है, यहां पर, सॉरी आरबीसी कह रहा हूं, ब्लड के अंदर है, तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। ये क्या है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये बिलिरुबिन, जब ये बहुत सारे आरबीसीज की यहां पर लाइसिस हुई, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं कि आरबीसीज की लाइसिस क्या हुई? बहुत ज्यादा हुई बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई एक प्रोटीन डिफेक्टिव हुई और इसके डिफेक्टिव होने की वजह से जब ये आरबीसी वेसल्स के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स और ये सारा सप्लाई करते थे, अपनी शेप चेंज करते थे, तो वो राउंड शेप में आ जाते थे। कौन सी शेप में आ जाते थे? उसी बेस पे इसका नाम क्या रखा गया? सेफिरोसाइटोसिस। क्या रखा गया? सेफिरोसाइटोसिस के जितने भी आरबीसीज हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते जा रहे हैं कौन सी शेप में? राउंड शेप में। कौन सी शेप में? राउंड शेप में। और जब वो राउंड शेप में कन्वर्ट होते हैं तो स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इन राउंड शेप सेल्स की क्या करता जा रहा है? तो लाइसिस का रेट क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्या कर गया? इसी तरीके से एचबी का लेवल भी क्या कर जाएगा? डेफिनेटली लाइसिस होगी ज्यादा से ज्यादा, एचबी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और एज अ रिजल्ट बिलिरुबिन की भी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा बनेगी। और वो बिलिरुबिन जो है वो कौन सी फॉर्म में होगी? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की फॉर्म में होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक तो ये लेवल हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी हो गई है? जॉन्डिस। कौन सी हो गई है? जॉन्डिस हो गया है, क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है, पेलनेस ऑफ कलर और इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है, यही अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये सीधी यहां से जाएगी लिवर के पास। किसके पास जाएगी? लिवर के पास। और लिवर इसको क्या करता है? इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ बाइल। इन द बाइल, के बाइल में जब शामिल होगी तो वहां पे यही बिलिरुबिन जो है ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? ये हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं जी, ये कॉन्जुगेट हो गई है।
ये क्या हो गई है? मैं यहां पे लिख देता हूं कि अब ये कौन सी बिलिरुबिन है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। जी बिल्कुल, बाइल के अंदर ये सारा कॉन्जुगेशन, वहां पे जब बाइल सॉल्ट्स बनते हैं, बाइल एसिड्स बनते हैं, तो वहां पे ये सारा काम हो रहा होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें हो रही होती है लिवर के अंदर। इज दैट क्लियर? अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये पॉसिबल है कि ये यहां पे इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर क्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। क्या होना शुरू हो जाए? यहां पे वो दोबारा अनकॉन्जुगेटेड में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये एज इट इज भी स्टोन्स बना सकती है। क्या बना सकती है? तो जो दूसरी इस पेशेंट में आपको प्रॉब्लम नजर आ सकती है, वो कौन सी आ सकती है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स। कौन सी नजर आ सकती है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स नजर आ सकती है। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू? अब सारी प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ द, तो इन शॉर्ट जब आप इस पेशेंट को, इसकी सीबीसी को, इसके आरबीसी को हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन करोगे तो आपको उसके सेल की शेप जो है वो क्या नजर आएगी? राउंड नजर आएगी। क्या नजर आएगी? राउंड नजर आएगी। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगी, आपको इसकी शेप राउंड नजर आएगी। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि स्फीरोसाइटोसिस है। ये क्या है? स्फीरोसाइटोसिस है, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन दीज प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन these proteins. Is that clear? And don't mix this spherocytosis with sideroblastic anemia. सिड्रोब्लास्ट में क्या होता था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन डिपॉजिट होती थी और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक रिंग बनाती थी, उसमें रिंग बनते हैं। इसमें सेल की शेप राउंड है, ये क्लियर रखिएगा। Is that clear? Is that clear? अब इसका मैकेनिज्म क्या है? यूजुअली इसमें क्या होता है कि आरबीसीज जो हैं, सबसे पहले तो वो उनके अंदर बनते हैं वेसिकल्स। जैसे आरबीसी है तो इसके अंदर बनेंगे वेसिकल्स। ऐसे क्या बनेंगे? वेसिकल्स ऐसे। ये वेसिकल्स बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सच स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम नाम देते हैं ब्लेब्स। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? ब्लेब्स। ये हुआ क्यों? ये हुआ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड पोटेशियम। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड आरबीसी के अंदर से जब पानी और पोटेशियम का लॉस हुआ तो वो सेल पहले तो थोड़ा सा अपनी उसने शेप चेंज की। उसने क्या की? शेप अपनी चेंज की। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो उसने ये ब्लेब्स बनाए या आउटग्रोथ प्रोजेक्शंस आप जो नजर आ रही हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली वो कौन सी शेप में चला गया? राउंड शेप में चला गया। कौन सी शेप में चला गया? राउंड शेप में चला गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये वाले सेल्स जो हैं, जो यहां पे पहुंचते हैं, ये अपनी सारी डिलीवरी के बाद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के बाद ये अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और अल्टीमेटली यहां पे ये राउंड शेप में आ जाएंगे। जब ये राउंड शेप में आ जाएंगे तो मैक्रोफेजेस इनकी लाइसिस कर देंगे। इनकी क्या कर देंगे? लाइसिस कर देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट मेन पॉइंट, व्हाट आर द लैब वैल्यूज फॉर दीज पेशेंट्स? इन पेशेंट्स के लिए लैब वैल्यूज क्या होंगी? तो नंबर 1 जो लैब वैल्यू होगी, एक तो आपको जो यहां पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि लाइसिस बहुत ज्यादा हो रही है, बिलिरुबिन का लेवल आपको इंक्रीज नजर आएगा। क्या नजर आएगा? वो आप उसके बाद पेशेंट की आप क्लिनिकली आप उसको कोरिलेट करो कि कहीं उसके ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, ठीक है, लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद सेकंड जो है, इसमें आपको जो और लैब वैल्यू नजर आएगी, आपको आयरन का लेवल जो है वो क्या नजर आएगा? एलिवेटेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा लाइस हो रही है, आरबीसी ज्यादा से ज्यादा लाइसिस हो रही है, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा टूट रही है, आयरन इसके अंदर से ज्यादा बाहर निकल रही है। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डेफिनेटली जब आयरन बढ़ेगी तो फेरेटिन, वो आयरन स्टोर होने की कोशिश करेगी, तो फेरेटिन के स्टोर्स का लेवल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वो भी क्या कर जाएगा? और फिर उसके बाद जो थर्ड लैब वैल्यू हमारी होती है, जो हम चेक करते होते हैं, दैट इज टीआईबीसी। टीआईबीसी जो है वो डेफिनेटली यहां पर क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था फेरेटिन और टीआईबीसी अपोजिट होते हैं ज्यादातर, मोस्टली ये अपोजिट होते हैं दोनों। इज दैट क्लियर? ये वो लैब वैल्यूज हैं, ये वो क्या है? लैब वैल्यूज हैं। आर यू क्लियर विद दिस? मैं इसको एक दोबारा क्विक रिव्यू दे रहा हूं, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली।